सो वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली है 16.3, जस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस हो गई है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जस्ट लाइक फैट्स, अगर हम देखें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट हो रहा था। ठीक है, बाद बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स था वो न्यूक्लियोसाइड्स में हो रहा था। लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज में था, माल्टोज 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के था, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में था, और भी चीज़ें थी, प्रोटीन्स प्रोटियोजेस पेप्टॉन्स में था वगैरह। ये सारी की चीज़ें जो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुई, जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो सिंपल सब्सटेंसेस में जो ब्रेक डाउन हुए, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है एक्चुअली, तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन कुछ चीज़ों 90-95 जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, एक्चुअली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नहीं तो कुछ चीज़ें जैसे जस्ट लाइक वाटर वगैरह तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है। कुछ स्टमक में, कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ स्टमक में और माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो कह रहा है एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिवर। कहने का मतलब ये है कि जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है एक्चुअली मीन्स द इनर मोस्ट लाइनिंग, अगर हम बात करें तो ये, अगर म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा उसमें लिखा है कि जो इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है एक्चुअली, द एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड। अब जो वहां पर ये जो एक्चुअली म्यूकोसा था, जो म्यूकोसल लेयर थी उसमें जो क्रिप्ट्स थे गड्ढे टाइप के, तो ये जो एक्चुअली यहाँ पर जो स्पेसेस थी उसमें अगर तुम देखोगे सही ढंग से तो बीच में ये जो कैपिलरीज हैं या जो आर्टरीज हैं जो रेड और ब्लू टाइप की हैं, ठीक है, जो आर्टरीज वगैरह हैं, तो होता ये है कि जो यहाँ पर जो विलस होती हैं, जो विलाई होती हैं, जो भी लास्ट प्रोसेस बना, जो डाइजेशन प्रोसेस हुआ और जो लास्ट जो सिंपल चीज़ें हुई, जो सिंपल चीज़ें बनी, जैसे ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, ठीक है, और डाइपेप्टाइडेजेस, जो डाइपेप्टाइड्स ब्रेक डाउन हुआ वो अमीनो एसिड्स में, वो चीज़ें जो ब्रेक डाउन हुई जो सिंपल फॉर्म में, वो सारी की सारी जो विलाई है उसके थ्रू ही एब्जॉर्ब होंगी। अब विलाई के थ्रू ही एब्जॉर्ब इसलिए होंगी क्योंकि अब जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी है वो सारी की सारी जानी है ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि अगर ब्लड कैपिलरीज में जाएगा तो ही हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी अब मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, अगर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पहुंचाने का काम हर एक, चाहे वो ब्रेन हो चाहे हमारा पैर का टो हो, तो ऊपर से नीचे तक काम हमारा ब्लड का ही है। तो इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं कि वो हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो अगर हमारे पास, अगर हम कोई कैसा भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो किसी भी ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमारा, अब देखा जाए तो जो हमारा ब्रेन होता है उसको फंक्शन करने के लिए उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। हर चीज़, चाहे एक सिंगल से सिंगल लिविंग सेल भी हमारी बॉडी में जो वर्क कर रही है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन पहुंचाता कौन है? ब्लड। अब ब्लड जो न्यूट्रिशन पहुंचाता है तो वहाँ पर जरूरी क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरीज है और जो हमारी कैपिलरीज है और जो हमारी वीन्स है। अब आर्टरीज की अगर हम बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो कैपिलरी होता है वो एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड होता है आर्टरीज और वीन्स से। तो देखा जाए तो आर्टरीज और वीन्स दो तरीके की हमारे पास कैपिलरीज है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं। तो ये ब्लड वेसल्स ही जो होती हैं वो विलेस के अंदर होती हैं, जैसे ये यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। इसीलिए जितना भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विलेस के थ्रू ही होता है, और ये जो विलेस होती है वो म्यूकोसा जो होता है उसका
देखा जाए प्रोजेक्शंस होती है एक तरीके से देखा जाए तो म्यूकोसल लेयर की। उसमें लिखा भी था कि जो विलस होती है वो एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका एरिया बढ़ा देती है। तो वही कह रहा है कि द एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। वहां पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो वहां थी वहां जैसे जो लिम्फ अगर हम बात करें जो और जो लैक्टिल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फैट होता है हमारा जो फैट जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटता है जो ब्रेक डाउन करता है वहाँ उसका भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लैक्टिल्स के थ्रू ही होता है। क्योंकि लैक्टिल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है एक्चुअली वो आर्टरीज और वीन्स के थ्रू नहीं होता है। फैट का जो डाइजेशन होता है जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लैक्टिल के थ्रू होता है, आर्टरीज और वीन्स के थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यहां तक कि अगर हम बात कर लें कि अब ये एक चीज होता है कि मोस्टली मैकेनिज्म की अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव, अगर आप लोग नए हो तो कोई वो नहीं है, नहीं तो अगर एनसीईआरटी सीरिंग से रीड आउट किया होगा तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वहां पर दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब सपोज अगर हम सिंपल अगर हम ट्रांसपोर्ट से सीखें तो सपोज अगर हम देखें सपोज ये हमारी एक सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अगर मानो कोई भी चीज आसानी से इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है और इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है, तो ये हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन। कोई भी चीज बिना रोके टोके अगर आ जा सकते हमारी सेल के बाहर और अंदर, कोई रुकावट ना हो तो होता है सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कहने का मतलब है कि सिंपल डिफ्यूजन वही होगा और ये उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे और दूसरी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स कम होंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंपल डिफ्यूजन, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन है। तो जो भी सिंपल डिफ्यूजन वाली जो प्रोसेस होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होती है। अब सपोज अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पर कुछ जो कंसंट्रेशन है वो कम कर देते, ठीक है, और इधर जो कंसंट्रेशन था वो हम बढ़ा देते, तो जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर होने की जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली किधर होती, इधर। यानी कि ये हो गया फिर हाई कंसंट्रेशन और ये हो गया हमारे पास लो कंसंट्रेशन। तो सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है और बिना किसी टोका टाकी या रोक टोक के, ठीक है। अब हम लोग बात करें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है एक्चुअली, ठीक है, उसमें केवल ये वो है एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही। बस फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि वहां पर प्रोटीन फैसिलिटी होती है कि कोई भी चीज, सपोज अगर हम बात करें कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और कोई भी चीज अगर मूव कर रही है इधर से इधर और मूव नहीं कर पा रही है तो इधर एक प्रोटीन होगी, वहां पर तो पोरिन नाम दिया गया है, पोरिन्स प्रोटीन्स होती हैं, तो यहाँ पर एक प्रोटीन होगी और ये जो मॉलिक्यूल आया इस मॉलिक्यूल को बाइंड अप करके केवल इधर से इधर ट्रांसफर कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम केवल इतना होगा कि जो प्रोटीन इधर से, यानी जो प्रोटीन इधर से इधर जा नहीं पा रही है उसको पकड़े और उठा के इधर रख दे। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम होता है। तो फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्चुअली वहां पर होता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही, लेकिन
वहां पर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, ये कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं, ये जो चैनल प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स है जो इधर से इधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको पकड़ के और इधर से इधर ट्रांसफर करती है। बस ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का काम होता है। अब बात करें हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। किसी भी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव करवाने के लिए एनर्जी लगती है। तो यहां पर भी प्रोटीन फैसिलिटी होगी और यहां पर भी प्रोटीन फैसिलिटी होगी। यहां पर जो एटीपी है, यानी कि जो एनर्जी है वो नहीं लगेगी, लेकिन यहां पर एनर्जी एटीपी लगेगी। इतना फर्क होता है एक्टिव और फैसिलिटेटेड और डिफ्यूजन में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, एटीपी यूज होती है, प्रोटीन्स जो होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन फैसिलिटी होती है वो भी होती है। कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो वर्क करती है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भी वर्क करेगा, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वर्क करेगा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन रहेगा और यहाँ पर भी प्रोटीन रहेगा। एक्चुअली यही है प्रोटीन, ठीक है, जो किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ मूव करवा रहा है या हेल्प कर रहा है मूव करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है कि small amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chlorine, और ये सब चीजें जो यहाँ पर एक्चुअली सिंपल डिफ्यूजन लिखा है, ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको एक्चुअली याद रखने हैं। Next, the passage of these substances to the blood depends upon the concentration gradient. Yes, concentration gradient की अगर हम बात करें तो concentration gradient से समझ लेना कि सपोज अगर हमारे पास कोई सेल वॉल है, तो जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि जिधर मात्रा ज़्यादा है उधर से ट्रांसफर करेगा, जिधर मात्रा कम है। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई नंबर से लो नंबर या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये हम याद रखना है, ठीक। डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मानो अगर यहां पर मानो कंसंट्रेशन ज्यादा होता, सपोज किसी मॉलिक्यूल का इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होता, अब जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो स्लाइटली रेड टाइप के हैं या इनकी जो पर्पल टाइप के हैं, तो इनका अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कंसंट्रेशन कम। इधर मॉलिक्यूल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर मॉलिक्यूल 3, तो इधर 9 है, इधर 3 है, तो इधर से इधर ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर हम बात करें जो ये ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, तो यहाँ पर तो 4, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10, तो नीले मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे क्योंकि उनका कंसंट्रेशन इधर ज्यादा और इधर कम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल मूव करेगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहा है however some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins, this mechanism called the facilitated transport। लेकिन कभी कभी क्या है कि लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन मूव करने लगता है, ग्लूकोज या कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तब वहां पर हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, यानी कि कैरियर प्रोटीन का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर एनर्जी नहीं लगती है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट
doesn't require energy या ATP, but require protein to transport. ये याद रखना कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन लगती है मॉलिक्यूल को इधर से उधर करने में, लेकिन वहां पर एनर्जी का इस्तेमाल या एटीपी का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बना लेना ध्यान से, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जस्ट लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी दो सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी दो सॉल्यूशन है, तो यहां इधर अगर मानो मॉलिक्यूल्स ज्यादा और H2O की जो मात्रा है वो ज्यादा है और मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कम है, H2O की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इधर अगर हम देखें तो H2O की मात्रा है कम, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बहुत है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इधर ज्यादा होगा क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है और इधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो देखा जाए तो ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो वहां प्योर वाटर का कोई काम नहीं होता है, जो वाटर होता है उसमें कुछ सॉल्यूट मिक्सअप होता है। तो ऑस्मोसिस होता उस जगह है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो जहां पर किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम तो पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो यहां पर जो सॉल्यूट है उसका कम था, तो जो कंसंट्रेशन था, जो वाटर था, सॉल्यूट कम था लेकिन जो वाटर था वो ज्यादा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जगह बात करें तो जो सॉल्यूट था वो ज्यादा था लेकिन जो वाटर था वो कम था। ठीक है, तो देखा जाए तो कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ता जाएगा यानी कि सॉल्यूट बढ़ता जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर जो क्वांटिटी होगा वो कम होगा, यानी कि वाटर यहाँ पे कम और इधर वाटर ज़्यादा, तो वाटर हमेशा मूव करेगा जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लो कंसंट्रेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी कि वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ वाटर ज़्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से, यानी कि लो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से हाई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की तरफ। ठीक है, फिर एक बार समझ लो, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में क्या है कि सपोज अगर हमारे पास इधर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास कम है, तो देखा जाए तो सॉल्यूट हमारे पास है कम, यानी कि सॉल्यूट है हमारे पास कम और पानी है हमारे पास ज़्यादा। लेकिन वही अगर हम इधर देखें तो सॉल्यूट है हमारे पास ज़्यादा लेकिन पानी है हमारे पास कम। पानी कम यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो देखा तो ज़्यादा और इधर जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास कम। कंसंट्रेशन कम तो पानी ज़्यादा और कंसंट्रेशन ज़्यादा यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा यानी कि पानी की मात्रा कम। तो और पानी हमेशा उस जगह से मूव करेगा जहाँ पर ज़्यादा हो और किसकी तरफ मूव करेगा जहाँ पर कम हो। तो पानी इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो पानी इधर से इधर मूव करेगा। लेकिन अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर से इधर मूव करेंगे। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, जहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा
जहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम, तो पानी हमेशा फ्लो करेगा जिधर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है उधर से जिधर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इधर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देखा जाए तो कम है, लेकिन इधर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देखा जाए तो ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी हमेशा, अब हम ये हमेशा याद रखना कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो डिपेंड करता है ऑस्मोसिस की। अगर हम बात करें तो जो केमिस्ट्री में होंगे वो उन्होंने पढ़ा होगा, पाई बराबर CRT होता है, और जो C होता है एक्चुअली वो होता है कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग C = N/V इससे भी नोट करते हैं, जो हम लोग निकालते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह पर वॉल्यूम। तो ऑस्मोसिस जो है वो एक्चुअली प्रॉपर्टी ही सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होती है उनकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्चुअली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ मूव करती है तो वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जहाँ जिधर मॉलिक्यूल्स कम है उधर से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, जिधर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वैसे ही, यानी कि जिधर कम है उधर। अब इधर तो अब जैसे ये देख लो, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इधर, 1 2 3 4 5, इधर 5 है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 ही हैं तो लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम उसको फोर्सफुली मूव कर रहे हो कि नहीं बाहर। अगर सपोज अगर हम लोग माने कि कोई एक लड़का है, ठीक है, मानो किसी एक रूम में 5 लड़कियां हैं, ठीक है, तो अगर कोई लड़का बहुत साई है तो तुम उसको धक्का मार के तुम उसको अंदर भेज सकते हो, नहीं तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो बाहर कंसंट्रेशन कम है, एक ही लड़का है, ठीक है, और अंदर वैसे ही लड़कियां ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो किसी एक लड़के को अंदर तुम भेजोगे तो धक्का मार के भेजोगे, अगर वो लड़का बहुत साई है, मजे लेने के तौर पर आएगा तो वो चला ही जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन है कि लड़का साई होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसैकराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लाइक Na+ आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हमको दिए गए हैं, अमीनो एसिड्स है, मोनोसैकराइड्स है, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, ये जो ब्लड में जब एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, यानी कि वहाँ पर एनर्जी लगती ही लगती है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें फैटी एसिड्स के एब्जॉर्प्शन का अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा है फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो जो फैट्स होते थे हम लोगों ने देखा ही था कि जो एक्चुअली फैट्स होते थे वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ही ब्रेक डाउन करते थे, टूटते थे। तो कहने का मतलब ये था कि जो फैट होता है, ठीक है, fatty acids and cholesterol being insoluble can't be absorbed into the blood. क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो एक्चुअली हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्युबल नहीं होता है। हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। तो एक्चुअली जो लिपिड होता है, जो फैट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो मिक्स नहीं होता है। तो आप लोगों ने शुरुआत में देखा था कि जो फैट होता है उसका क्या हुआ, एमल्सिफिकेशन, यानी कि जो फैट होगा वो पहले ब्रेक डाउन करेगा, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको लोग माइसिल्स बोलते थे, ठीक है, उसके बाद वो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा थी उसके पास जाएगा। सो दे आर फर्स्ट
separated into small droplets called micelles which move into the intestinal mucosa. ठीक है, तो वहाँ पर जो माइसिल्स होते थे, या माइसिल्स का अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड है, लाइपोप्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फैट है, जब एंजाइम लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सिंपलेस्ट अगर हम बात कर रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स थे, ठीक है, सकस सिंथेटिकस के इंटेस्टाइनल जो जूस था उसका जो एंजाइम्स थे, ठीक है, एक तो गॉबलेट सेल्स थी, ठीक है, और गॉबलेट सेल्स के साथ जो एक ब्रश बॉर्डर सेल्स थी, वहाँ पर जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे वो जब डाइजेस्ट कर रहे थे तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, और जो इंटेस्टाइनल जूस था एक्चुअली, जो पैनक्रियाटिक जूस था, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो लाइपेज था, ठीक है, वहाँ पर जो इमल्सिफिकेशन था, जो बाइल था, जो फैट को इमल्सिफाई कर रहा था, तो फैट को डाइजेस्ट ही कर रहा था। अब फैट को डाइजेस्ट कर रहा था, तो जब डाइजेस्ट कर रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जो फैट था वो पहले माइसिल्स में चेंजअप होता है। अगर हम सही ढंग से वहाँ पर यूज होगा तो माइसिल्स में चेंजअप होगा, देन उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर जो लैक्टियल्स हम लोगों ने देखे थे, क्योंकि जो फैट होता है एक्चुअली, ये जो लैक्टियल्स है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आर्टरीज और जो वीन्स हैं, यहाँ पर तो फैट जो है वो डाइजेस्ट जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो फैट होता ही है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब हाइड्रोफोबिक जो चीज़ है वो आर्टरीज और वीन्स में तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मोस्टली जो ब्लड होता है वो तो पानी का ही बना होता है, पानी होता ही है उसमें, ठीक है। तो जो लैक्टियल्स एक्चुअली होते हैं वो फैट एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, और लैक्टियल्स जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज टाइप, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यानी कि एक पाइप सिस्टम टाइप का ही होता है जो केवल और केवल फैट एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, लैक्टियल्स, ठीक है। तो वही दे रहा है, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रिन्स। ये काइलोमाइक्रिन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसके बाद जगह जगह जो प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आसपास जो कवरिंग होती है वो लिपिड की कवरिंग होती है, ठीक है। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स इन द विलाई। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम लोग, जो फैटी एसिड्स थे या ग्लिसरॉल था, जो फैट था, उसको हम लोगों ने जब लैक्टियल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ से जो लिम्फ वेसल्स थी, वो जो एब्जॉर्ब प्रोडक्ट था जो हम लोगों ने ऐसे ही एब्जॉर्ब किया है उसको कहाँ पर, ब्लड में रिलीज कर देगा। तो जो फैट है वो ब्लड के थ्रू जहाँ भी जाना, जिसको चाहिए होगा एनर्जी, तो वहाँ पर उसके लिए चला जाएगा। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहले हम लोग शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, और मोस्टली जो होता है वो जेजुनम और इलियम में होता है। लेकिन माउथ और स्टमक की, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो केवल कुछ ना कुछ वाटर या कुछ ड्रग्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर भी वाटर का यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ शुगर, अल्कोहल या कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में। और यहाँ अगर हम कुछ माउथ की अगर हम बात करें तो कुछ मेडिसिन हम लोग लेते हैं, और जो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो जो टंग होती है हमारी, तो टोंग के नीचे कुछ जो सबलिंगुअल जो कैपिलरीज होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि टोंग के नीचे जो कुछ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ माउथ के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, अब ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं नशा वाला, हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अगर माउथ से अगर हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग
यहाँ यहीं पर रख के अगर हम लोग उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें तो जो सेलेबरी जो एमाइलेज है अगर उसको डाइजेस्ट करेगा या जो भी एंजाइम्स हैं डाइजेस्ट करेंगे तो यहीं जो सबलिंगुअल कैपिलरीज होती हैं वहीं से सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ब्लड के थ्रू चला जाएगा, तो थोड़ा फास्ट रिलीफ मिलता है देखा जाए तो, ठीक है। तो certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue, sublingual capillaries are absorbed into the blood capillaries lining them। तो क्योंकि मोस्टली जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो टंग के नीचे ही होती हैं, इसलिए। स्टमक की अगर हम बात करें तो कुछ यानी कि पानी, सिंपल शुगर्स, कुछ एल्कोहल और वगैरह कुछ ड्रग्स वगैरह। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है जो भी चीज़ होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो Na+, Cl-, K+, HCO3-, जो भी हमारे पास मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, फैटी एसिड्स हो, ग्लिसरॉल्स हो, जो भी चीज़ है, चाहे अमीनो एसिड्स हो, वो सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी, कुछ मिनरल्स वगैरह, ठीक है, और कुछ ड्रग्स वगैरह, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। इसको हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। केवल ये वर्डिंग हमको याद रखना है कि जो एसिमिलेशन होता है उसका मतलब होता है कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पर जब पहुँच जाए तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन किसके थ्रू होगा? हमारे जो विलाई है, जो स्टमक, जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होती हैं, ठीक है, तो विलाई में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स, और जो ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरीज या वीन्स वगैरह हैं, तो वीन्स तो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो जो आर्टरीज होती हैं जो हर जगह ब्लड पहुंचाती है, ठीक है, तो बेसिकली वो न्यूट्रिएंट कैरी करके और जिसको जैसा जैसा जरूरत होगा वो अपना अपना ले लेगा। तो बेसिकली आर्टरीज जो है वो न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करती है। द डाइजेस्टिव पेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फिकस इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। कहने का मतलब ये है कि अब मानो पूरा डाइजेशन हो गया, जो भी फूड था उससे हम लोगों ने पूरा न्यूट्रिएंट का डाइजेशन, यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स थे पूरे सारे के सारे ले लिए, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो रेक्टम के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। जो एक हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको एक सिग्नल भेजता है कि पेट दर्द होता है या जिस टाइम हम लोग फ्रेश होने जाते हैं, तो वो एक डिज़ायर होता है कि हमको फ्रेश होने जाना है, ठीक है। तो वो हमारा जो न्यूरल रिफ्लेक्स होता है वो वर्क करता है, ठीक है। द इजेशन ऑफ फीकस is outside through the anal opening. Defecation is a voluntary process and is carried out by a mass peristaltic movement. Voluntary process का मतलब है कि कुछ हद तक देखा जाए तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी हम लोगों को पेट में दर्द होता है या कभी डिफिकेशन करने का या फ्रेश होने का मन होता है तो हम लोग थोड़ा रुक भी जाते हैं, हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा उसको होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 16.3 है। जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो 16.4 के बाद एक इकट्ठा ही हम लोग एक लेक्चर बना लेंगे उस पर, जो NCERT एग्जाम्पल के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और जो NCERT के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये, और देखा जाए तो एक जो फैट का जो डाइजेशन था कि फैट का डाइजेशन कैसे हुआ, ये चीज़, केवल ये 3-4 चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए अगर समझ में ना आए तो एक बार धीरे धीरे करके देखना, आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट किया करो कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं लेक्चर को और थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। कैसे इम्प्रूव करना है ये सजेशन दिया करो, क्योंकि मेरा तो जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। और सजेशन आपका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। थैंक यू।